ये चार जो रिसर्च स्कॉलर थे जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में स्टडी किया और जो मेथड अप्लाई किया, मिक्स मेथड, किसी ने डिस्क्रिप्टिव मेथड अप्लाई किया, किसी ने मिक्स मेथड, एक था प्योर क्वालिटेटिव मेथड अप्लाई किया। मैंने हर मेथड को यहाँ पे इम्पोज करके आपको दिखाया है या कोई भी काम दुनिया में यूनिक होना चाहिए, यूनिकनेस होना चाहिए। आप मनोज ने अपना एक टॉपिक चुना है, उसके गांव में शिक्षा का प्रभाव, क्योंकि उसका इंटरेस्ट था। स्टेप 1 रिसर्च टॉपिक। मनोज एक गांव में रहता है, उसने देखा कि उसके गांव के बच्चों की शिक्षा में बहुत सुधार नहीं हो रहा है, इसलिए उसने अपने रिसर्च टॉपिक के रूप में गांव में शिक्षा का प्रभाव चुना। उसका इंटरेस्ट है, वो देख रहा है कि यहाँ पे दिक्कत क्या है। सबसे पहले वो बंदा एमए करेगा और नेट क्वालिफाई करेगा। नेट आप सब लोग जानते होंगे, नेट क्वालिफाई कर लेंगे तो आप एंट्रेंस टेस्ट जो पीएचडी का होता है उससे एग्जेम्प्टेड होंगे और आपका डायरेक्ट पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ये काम आपको करना है। मैं थोड़ा फास्ट प्रोसीड करूंगा क्योंकि मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं ताकि वो बात इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, नेक्स्ट, एंट्रेंस एग्जाम आप देंगे अगर आपने नेट नहीं क्वालिफाई होगा। अगर आप एमए में हो या बीए 5th सेमेस्टर में तो आप आज से ही शुरू कर दो। और मैं आपको ये बताऊं कि मेरे गाइडेंस में इसी कॉलेज में कई स्टूडेंट्स ने अपियरिंग में नेट क्वालिफाई किया है। और मैं आपको ये बताऊं कि गाइडेंस में अपियरिंग में नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, तुम्हारे बगल में है कॉलेज, और उन्हीं वीडियोस से जो वीडियो मैं प्रस्तुत करता हूं, और आप भी कर सकते हो। अभी से अगर आप प्लानिंग करते हो तो 1 साल उसके लिए काफ़ी होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप किसी चीज़ को कैसे प्लान करते हो। उसके बाद जब आप अपियरिंग के लिए टेस्ट देते हो या एलिजिबल हो जाते हो पीएचडी के लिए, तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल देना होता है। रिसर्च प्रपोजल के लिए क्या करना है, जैसे आपको एक सिनॉप्सिस जमा करना है, वहाँ आपका वाइवा होता है, और वाइवा के लिए जो आप टॉपिक सेलेक्ट करते हो तो बहुत सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाना है। आपको अपने इंटरेस्ट एरिया को देखना है, आपका किस चीज़ में, जैसे मान लिया आपका किसी का एजुकेशन में इंपॉर्टेंस है कि मान लो कि डिफ़िकल्टीज इन हायर एजुकेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन, या पहाड़ों में माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, आप उसके वाई पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम माउंटेन, है कि नहीं, या गढ़वाल की समस्या पहाड़ों की। आप कुछ भी एक टॉपिक लेते हो, उसके ब्रॉडर एरिया से नैरो एरिया की तरफ जाते हो और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हो स्पेशलाइजेशन में। पहले आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाओ और यूनिकनेस देखो। आपको मैं कुछ चीज़ों पे इंसिस्ट करना चाहता हूँ। आप जो करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, सबसे अलग करना है, कोई भी काम करना है तो सबसे पहले ये नोट कर लो कि आपका जो पीएचडी वर्क है या कोई भी काम दुनिया में यूनिक होना चाहिए, यूनिकनेस होना चाहिए। आप यूट्यूब चैनल ही खोलोगे तो क्यों आपके जैसा यूट्यूब चैनल नहीं है, दे रहे हैं वो लोग, प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप क्या अलग करोगे? तो आप एमए कर रहे हो, सबकी तरह टाइम पास कर रहे हो, या आप कुछ अलग करोगे? आपको डिफरेंट करना है। डिफरेंट मेक्स यू डिफरेंस। डिफरेंट और डिफरेंस में क्या फर्क है? डिफरेंट करोगे तो डिफरेंस पैदा होगा। तो यूनिकनेस आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। यूनिकनेस कब आएगा? ऐसे सोए रहेंगे यूनिकनेस आना चाहिए, यूनिकनेस आना चाहिए, तो ऐसे नहीं आएगा। आपको स्टडी करना पड़ेगा यूनिक होने के लिए, स्किल को बढ़ाना पड़ेगा उस एरिया में। लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा, लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा। उस एरिया में जो टॉपिक आपने चुना है उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जितना पढ़ोगे, जितना समझोगे, उतना आपके दिमाग में वो टॉपिक आएगा। रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल्स पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंट रिसर्च को देखना पड़ेगा। एक आजकल तो बहुत ही आसान है, गूगल स्कॉलर पे कुछ भी आप डालोगे, गूगल स्कॉलर पे सारे रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स, रिसर्च सब आपको मिल जाते हैं इजीली। आप आसानी से उसको समझ सकते हो। जितना ज़्यादा आप उसको पढ़ोगे, ये सबसे ज़्यादा फोकस करने का एरिया है स्टूडेंट को,
रिसर्च आपको एरिया गैप तलाशना है। उस रिसर्चर ने कौन से एरिया को छोड़ा है। जितने आप आर्टिकल पढ़ रहे हो, जितने आप रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो, जितनी सारी रिसर्च पढ़ रहे हो, आज तक मतलब कौन से ऐसे पहलू हैं जो उन्होंने टच नहीं किया है। रिसर्च गैप का पता करना है, उसमें टाइम गैप भी आता है, एरिया गैप भी आता है। सपोज के माइग्रेशन पे काम हुआ है, लेकिन गढ़वाल माइग्रेशन पे काम हुआ है, कुमाऊं के माइग्रेशन पे नहीं हुआ। सपोज अल्मोड़ा से माइग्रेशन पे काम नहीं हुआ, तो आपको ऐसे देखना है उसी टॉपिक पे काम हुआ है, 20 साल पहले काम हुआ है, आज काम नहीं हुआ, पिछले 20 सालों से काम नहीं हुआ। आपको ऐसे टॉपिक देखना है। सपोज मैं टॉपिक का आपको आइडिया देता हूँ। सपोज के आपको आएगा कि इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल इन रिलेशनशिप। अब इस पे देखो कितने काम हुए हैं, कुछ नया इनोवेटिव सोचो। सपोज आज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे देखो क्या काम हुआ है, कहाँ काम हुआ है। शायद इंडिया में कुछ हुआ है, 10-20 हुए होंगे, लेकिन पूरा तो एरिया खाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टूडेंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारी ज़िंदगी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आप इस जो हमने जिस चीज़ पे मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ खास तौर पे, उस पर आप ज़रूर फोकस करोगे। आप जब टाइटल सेलेक्ट करते हो तो आपको ये याद रहना चाहिए, डिफरेंट, यूनिकनेस, सबसे अलग क्या है, वाई यू हैव सेलेक्टेड दिस। डिस्क्रिप्टिव मेथड आगे मैं बताऊंगा, उसमें वाई, व्हाट, हाउ का ही कमाल है तुम्हारी जिंदगी में। वाई, व्हाट एंड हाउ। नेक्स्ट आ गया ना, हु, वेयर, व्हाट, ये भी आप ढूंढेंगे। हु, वेयर, व्हाट, वाई आपके लिए, किसको तुमने पढ़ा, किसके रिसर्च को पढ़ा, उन्होंने कहाँ काम किया, उन्होंने किस टॉपिक पे काम किया, उनका रिजल्ट क्या आया, आपको क्या मिसिंग लगता है, आपको क्या गैप लगता है, इसमें आप क्या कर सकते हो बेहतर, इसमें आप क्या कर सकते हो, ये आपको तलाशना है। और रैशनल ऑफ रिसर्च यानी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको देना होता है कि आप जो रिसर्च कर रहे हो उससे समाज को क्या मिलने वाला है, वो आपके टाइटल से इंटीग्रेट करता हो। ये नहीं कि आपने टाइटल कुछ और रख लिया और इंपॉर्टेंस कुछ और बता दिया। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताया है कि सारी चीज़ों का जो क्रक्स है, मोर रिसर्च पेपर्स रिव्यू है। जितना ज़्यादा रिव्यू करोगे रिसर्च को, उतना ज़्यादा नॉलेज आएगा। टेक्निक्स क्या इस्तेमाल करना है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। कौन सी टेक्निक, दो टेक्निक का इस्तेमाल होता है, आमतौर पे मिक्स इस्तेमाल होता है, वो मैं आगे प्रोसीड करूँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस स्टेप में फंसूँ। आगे आइए, रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन आप सब ने बीए में भी पढ़ा होगा। डिस्क्रिप्टिव होता है, एक्सप्लोरेटरी होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी परेशान होते हैं। देखिए, एक है डिस्क्रिप्टिव, जो आमतौर पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च में, और इसका जो मेन सेंट्रल जो इसका थीम होता है, व्हाट, वेयर, हाउ, वही होता है। कैसे, कहाँ, कब, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना जो पहले से एग्जिस्ट होती है। इसमें हाइपोथेसिस का निर्माण होता है अथवा नहीं भी होता है, दोनों कंडीशन है। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरा है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। इस रिसर्च डिज़ाइन में आप बिल्कुल नई चीज़ का, इनोवेटिव आइडियाज़ का को लेकर के चलते हो। जैसे हमने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपकी ज़िंदगी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, या स्टूडेंट की लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस सैकड़ों टाइटल बन सकते हैं। एक्सप्लोरेटरी में आप उसको ले जा सकते हो, लेकिन बिल्कुल अजनबी नहीं है। आप इसमें हाइपोथेसिस भी, इसको आप डिस्क्रिप्टिव में या एक्सपेरिमेंटल में कहीं पे भी आप ला सकते हो। एक तो है कि एकदम से नई चीज़ आ गई, उसके लिए एक्सप्लोर, कि जितना आपको नज़र आ रहा है उसको एक्सप्लोर करो। आप देखते धुंध में चलते हो या अंधेरी रात में चलते हो, तो लाइट जला करके चलते हो तो कितनी दूर तक लाइट जाती है, ज़्यादा दूर नहीं जाती, फिर भी आप चलते रहते हो। दैट इज़ एक्सप्लोरेटरी। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो बहुत ही महत्वपूर्ण है,
और ये आमतौर पे डिफरेंट साइंस में भी इसका इस्तेमाल होता है, सोशल साइंस के अलावा। इसमें आपको मैं ये बताऊं कि इसमें 2 ग्रुप बना करके जनरली कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण, जो दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है प्लेसिबो इफेक्ट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक हॉस्पिटल में अमेरिका में इस पर रिसर्च किया गया, मरीजों के 2 समूह को बना करके। एक जैसे मरीज थे, उनको 2 समूह में बांट दिया गया और उन सबको दवाई के नाम पे दिया गया डिस्टिल वाटर, सिर्फ पानी दिया गया दवाई के नाम पे। क्या दिया गया? पानी, दोनों समूह के मरीजों को। और एक ग्रुप को कुछ दिन रखा गया था, 2-4 महीना साथ में, और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन था उनको। एक ग्रुप को ये बताया कि ये दवा बहुत इफेक्टिव है, इस दवा से आज तक कोई मरीज, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बीमारी ठीक नहीं हुई। और दूसरे ग्रुप को बताएगा कि ये दवा कम इफेक्टिव है पर इफेक्ट करती है। जिस ग्रुप को ये बताया गया कि ये दवा इफेक्ट करती है, काफी प्रभावशाली है, वो सब पूरे तौर पे ठीक हो चुके थे 3 महीने के बाद, कि उनको पता था कि दुनिया की सबसे अच्छी दवा खा रहे हैं। उनको यही बताया गया दुनिया का सबसे अच्छी दवा है। जैसे मैंने आपको कहा कि तुम सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, अगर तुम इस बात को मान लो तो ये साबित हो जाएगा। उसी तरह दूसरे को कहा गया कि ये दवा ठीक है, बहुत अच्छी नहीं कह सकते लेकिन कारगर है, उन पे ये दवा असर कम किया गया। एक्सपेरिमेंटल का इसको बोलते हैं, डॉक्टर आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट, जहां पे मरीज को मान लो कि एक ही टैबलेट खाना है पूरे महीने में, लेकिन मरीज को तो सेटिस्फैक्शन नहीं होगा भाई एक दवाई खाने से। वो तो कहे भाई एक दवाई से क्या ठीक होगा, तो वो ना सब में फ्रूट जूस आजकल, वो उसको बोलते हैं प्लेसिबो, और डिफरेंट बोतल दे देंगे कि ये सुबह दोपहर शाम पीते रहिए और बहुत बेहतरीन दवाई है, और दवा तो उसने एक ही दिया था। समझ में आ रही बात? दैट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये है एक्सपेरिमेंटल मेथड। मजा आ रहा है? प्रोसीड करें या रहने दें? ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन जो है बेस्ड ऑन व्हाट, व्हाई एंड हाउ, जो आप जान चुके हैं। एक्सप्लोर द फैक्ट, इसमें फैक्ट को एक्सप्लोर किया जाता है जो पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है। हाइपोथेसिस कंपलसरी नहीं है, बट हाइपोथेसिस ले सकते हैं, ऑप्शनल है इसमें। आगे बढ़िए। एक्सप्लोरेटरी में इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, हाइपोथेसिस नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपको काउज एंड इफेक्ट को देखना पड़ता है 2 ग्रुप के, और कंपलसरी हाइपोथेसिस होता है। ड्रग यूजर्स में इसका इस्तेमाल काफ़ी होता है, प्लेसिबो इफेक्ट ड्रग यूजर्स पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है बहुत जगह, और कंपैरेटिव स्टडी के लिए ख़ास तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, आपकी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपकी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। रिसर्च तो बाद में करेंगे ना, आपकी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। और रिसर्च कर रहे हैं तो क्यों नहीं, और इतना क्लियर होना चाहिए कि 4-5 पॉइंट से ज़्यादा नहीं। कुछ लोग 10-10, 20-20 पॉइंट में रिसर्च ऑब्जेक्टिव बना देते हैं, वो पता नहीं चलते, बाद में वेग हो जाता है, एम्बिगुअस हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। आपके टाइटल से सब चीज़ क्लियर होना चाहिए, सबको एक्यूमुलेट करता हुआ हो। आपका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए, आपका लक्ष्य, और प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। आप कोई ऐसी चीज़ इमेजिनरी रिसर्च ना कर रहे हो कि उस रूम में भूत है कि नहीं, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम मान लो आप भूत ही ढूंढ रहे हो, या ये ऐसा ही होगा जैसे मतलब अंधेरी कोठरी में काली बिल्ली ढूंढने के समान है ये सारी चीज़ें। तो आप ऐसे टॉपिक पे रिसर्च करोगे जिसका जो बिल्कुल प्रैक्टिकली संभव हो सके। रिफ्लेक्ट द रिसर्च थीम, और ये सारा रिसर्च थीम से ओरिएंटेड हो। टूल्स एंड टेक्निक, जो स्पेशली इस सेमिनार का मतलब सेंट्रल पॉइंट है, क्योंकि मैं तो शुरू से आपको बता रहा हूँ। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मिक्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको ये पता है पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है अपने आप में एक पेपर होता है। हर एक पॉइंट को नहीं समझाया जा सकता है, लेकिन कुछ बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे कैसे रिसर्च होता है। तो हम लोग प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जिसमें हम लोग नंबर से डील करते हैं,
और क्वालिटेटिव में क्वालिटी से डील करते हैं। इसमें हम लोग मेनली क्वेश्चनियर, शेड्यूल, इंटरव्यू और पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी मेथड। एक्चुअली आजकल देखिए रिसर्च जो होता है, थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए कि हम लोग तो कम्प्लीटली क्वालिटेटिव भी नहीं हो सकता है और कम्प्लीटली क्वांटिटेटिव नहीं हो सकता। हम मान लें किसी एरिया से 500 व्यक्ति का अध्ययन करना चाह रहे हैं, लेकिन उन 500, ये नंबर्स हो गया, उन 500 व्यक्ति में 50 या 100 व्यक्ति का ऐसा क्वालिटेटिव, उसका स्पेशल इंटरव्यू करेंगे, केस स्टडी मेथड से उसकी गहराई में जाकर के उसका स्टडी करेंगे, दैट इज इंटेंसिव मेथड, ठीक है। और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में हम उसमें ऑलरेडी उसके पार्ट होते ही हैं, उससे इंटरेक्शन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें शामिल होती है। नेक्स्ट है, उसके बाद डेटा एनालिसिस है, SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। आजकल टूल्स है, ये सब ऑनलाइन है, जिसमें आप कोरिलेशन, बाद में डेटा का आप कोरिलेशन करते हैं डेटा एनालिसिस करते समय, और या इसको आप सिंपल मेथड से एक्सेल सीट पे भी कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं। अब जैसे आप सुनते हैं ना कि मान लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टूडेंट पे क्या प्रभाव पड़ा या मोबाइल का स्टूडेंट की लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आप आएगा ना 70% स्टूडेंट जो है ना तनाव में रहते हैं, तो ये 70% ये असेंबल होगा, कोडिंग से आ जाएगा। उसके बाद फाइंडिंग्स आएगी, कंक्लूजन आएगा आपको, और आपको सजेशंस लिखने होंगे। उसके बाद उसमें लिमिटेशन भी आपकी है, एक सीमा तक हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। जैसे मैं चाह के भी 4 घंटा यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि समय की लिमिटेशन है। उसी तरह आपके रिसर्च की एक लिमिटेशन है, आपको बताना पड़ेगा। जैसे आपको समय का अभाव होता है, पैसे की कमी होती है, पूरे एरिया का स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी लिमिटेशन भी डाल सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में फील्ड वर्क और डेटा कलेक्शन टेक्निक्स को मैंने अलग से ये पूरा थीम तैयार किया है, जो मैंने आपको समझाया है वो पूरा आगे हमने इसको डिटेल में बताया है, जिसको मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। फील्ड वर्क का मतलब होता है फील्ड में जाकर के स्टडी करना। फील्ड में जाकर के मेनली हम लोग इंटरव्यू के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के माध्यम से और शेड्यूल के माध्यम से, क्वेश्चनियर के माध्यम से क्वेश्चन दे करके उनसे आंसर लेते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। ये सब फील्ड स्टडी में आता है। पहले स्टेज में इसका सिलेक्टिंग द फील्ड साइट हम एक सेलेक्ट करते हैं कि किस एरिया का कितना हमारा यूनिवर्स होगा, कितने लोगों का हम स्टडी करेंगे। और दूसरा है फील्ड वर्क की योजना बनाएंगे। फील्ड वर्क की हम योजना, विस्तृत योजना बनाते हैं, जिसमें रिसर्च क्वेश्चन को लेते हैं कि जैसे कई बार स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होता है, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होता है, क्या पूछना है, ये सारी चीज़ें हम पहले से तैयारी करके जाते हैं उस फील्ड में। उसके बाद होता है फील्ड वर्क का संचालन। फील्ड वर्क के संचालन में हम वहाँ के लोगों के भावना को, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के तौर तरीके को की अवहेलना नहीं करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। उसके बाद है डेटा का संकलन और विश्लेषण। फिर हम लोग डेटा का, उसी चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ बस एक नज़र, क्योंकि आप आगे आइए। और इसमें ये सारी चीज़ें हैं, अवलोकन है, सर्वेक्षण है, द्वितीय डेटा संग्रह है, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन है। अन्य तकनीकों का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं आजकल। देखिए फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन भी होता है, उस पर भी आप काम कर सकते हैं। केस स्टडी भी होता है। आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट से भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट की साइट है, बहुत सारी पत्रिका हैं, वहाँ से हम डेटा आसानी से ले लेते हैं। ये सेकेंडरी डेटा है। डेटा संकलन में आने वाली बहुत सारी चुनौतियां हैं, और जिस पे सबसे बड़ी जो चुनौती है प्रोफेसर प्रशांत कुमार ने बताया था, अभी सब्जेक्टिविटी को अपने सब्जेक्टिविटी को हटा के आप अपने ऑब्जेक्टिविटी को कैसे कायम रखा जा सके। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं ऑब्जेक्टिविटी क्या है? हाथ उठाइएगा। जैसे मैं बोतल उठा रहा हूँ, आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं ऑब्जेक्टिविटी क्या है? तो मुझे समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिविटी ये है कि ये क्या है,
मैं बोलता हूं, ये क्या है आप सब बताइए, सबकी नजर में ये बोतल है, ये ऑब्जेक्टिविटी है, मतलब दिस इज वेरी मच क्लियर कट, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली दिस इज ऑब्जेक्टिव, दैट इज यू से दिस इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कहते हो ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब स्पष्ट है। भारत का प्रधानमंत्री है ए, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी, डी मनमोहन सिंह। सही उत्तर क्या होगा? लेकिन कोई बोलता है अटल बिहारी वाजपेयी, तो गलत होगा ना वर्तमान में। तो उसका एक बिल्कुल क्लियर हो, तो आप जो रिसर्च करने जा रहे हो उसमें आप अपना ख्याल मत डालो, आपको वही डालना है जो वहां लोग बता रहे हैं। आप अपने अनुमान से नहीं कि ये तो मेरे से दोस्ती कर लिया, अब तो इसको मैं जानती हूं, अब इनके अनुसार अपने से लिखना शुरू कर दिया, तो उसमें सब्जेक्टिविटी आ जाएगी। तो आपको ऑब्जेक्टिव बने रहना है, जैसा वो कहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करना होता है, और जो आप आगे एमए में भी पढ़ोगे, बीए में भी पढ़ोगे, 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में, और ये सब क्लियर हो जाएगा। आगे मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगा। मनोज का उदाहरण लेता हूं। अब एक्चुअली कितना टाइम हुआ मेरा? हाँ, अब देखिए, प्रोसेस को समझ करके, टेक्निकल प्रोसेस को समझ करके परेशानी होने की वजह से मैंने 5 एग्जाम्पल लिया है आपके लिए, और 5 एग्जाम्पल को 5-5 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे रिसर्च होता है। समझ में आई बात? अब मैं मनोज का उदाहरण लेते हैं, गांव में शिक्षा का प्रभाव। मनोज ने अपना एक टॉपिक चुना है, उसके गांव में शिक्षा का प्रभाव, क्योंकि उसका इंटरेस्ट था। स्टेप 1 रिसर्च टॉपिक। मनोज एक गांव में रहता है, उसने देखा कि उसके गांव के बच्चों की शिक्षा में बहुत सुधार नहीं हो रहा है, इसलिए उसने अपने रिसर्च टॉपिक के रूप में गांव में शिक्षा का प्रभाव चुना। उसका इंटरेस्ट है, वो देख रहा है कि यहाँ पे दिक्कत क्या है, जानना चाह रहा है। लिटरेचर रिव्यू कर रहा है, मतलब मैंने कहा है आपको उससे जुड़ा हुआ बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है पहले, शिक्षा से जुड़ा हुआ। तब मनोज शिक्षा से जुड़े हुए उसने देखा कि कई रिसर्च ये बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर शहरों की तुलना में कम है, और उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे संसाधनों की कमी, जागरूकता की कमी आदि। ठीक है। तीसरे स्टेप में रिसर्च क्वेश्चन तैयार करना। अब मनोज ने कुछ खास सवाल तैयार किए जिसका जवाब वो अपने शोध में ढूंढना चाहता है। उदाहरण के लिए, गांव के बच्चों की शिक्षा पर क्या असर पड़ रहा है? क्या गांव में शिक्षा के साधनों की कमी है? क्या अभिभावक बच्चों की पढ़ाई में रुचि दिखा रहे हैं? ये उनका प्रश्न है। स्टेप 4 में वो हाइपोथेसिस बनाता है। मनोज ने एक हाइपोथेसिस बनाया, गांव में शिक्षा का स्तर कम है क्योंकि बच्चों के पास पर्याप्त साधन और सुविधाएं नहीं हैं। यह हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए, तो हमको थोड़ा बताना ही पड़ेगा। देखिए, रिसर्च करने से पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक अनुमान आ जाता है उस सवाल का। जैसे अभी का अभी आपसे पूछ दिया जाए कि कोई घटना घटित हुई है, तो उस घटना की क्या वजह है, तो आप बोलेंगे हाँ शिक्षा की कमी है। जैसे कहीं कोई घटना, कोई समस्या हुई अभी 2-4 दिन पहले, तो आपसे पूछा जाए तो आप तो कुछ न कुछ जवाब देंगे ना। कहाँ से जवाब देंगे? आप अपने अनुभव से, आप अपने ज्ञान से। तो नेताजी से या सभी लोग अपने अपने ज्ञान से कुछ न कुछ बोलते हैं ना। आपसे पूछे कि भाई बच्चे ऑडिटोरियम हॉल में क्यों नहीं रुकते, क्या वजह है? अरे वो बोरिंग लेक्चर कौन सुनेगा। दूसरा बच्चा बोलता है कि माहौल नहीं है यहाँ पे, सारे भाग आते, तो वो भी भाग आते हैं। तीसरा बोलेगा कि बच्चों में जागरूकता नहीं है। चौथा बोलेगा, ये कहाँ से बोल रहे हैं? ये अपनी अकल से बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? अकल कहाँ से आई?
ज्ञान से, अनुभव से। इस ज्ञान और अनुभव से जो आप एक लाइन लिखते हो उस टॉपिक के लिए, उसका नाम है उपकल्पना। वो आप विचार रखते हो कि ये वजह है, आपकी नजर में शिक्षा की कमी का कारण ये है, ये मनोज रखता है, सुविधा की कमी। अब समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। स्टेप 5 तब रिसर्च डिजाइन और मेथोडोलॉजी तय करना कि कौन सा रिसर्च डिजाइन लेकर के चलेंगे। तो मनोज ने तय किया कि इस विषय पे क्वालिटेटिव रिसर्च करेगा। उसने गांव के 20 बच्चों, उनके माता पिता का इंटरव्यू लेने का तय किया। इसके साथ ही वो गांव के स्कूल की सुविधाओं और वहाँ के शिक्षक को भी से भी बात करेगा। क्वालिटेटिव इसलिए लिया कि मनोज यहाँ पे सिर्फ उसी गांव का स्टडी करना चाह रहा था, उसी स्कूल का जहाँ वो बच्चे पढ़ रहे थे, तो सबका इंटेंसिव स्टडी करना चाह रहा था, केस स्टडी। डेटा कलेक्शन करेगा, डेटा बच्चों से और माता पिता से और टीचर से सभी से बातचीत करके मनोज विस्तृत जानकारी लेकर के डेटा कलेक्ट करेगा और उसके बाद डेटा एनालिसिस करेगा। ये तो बात समझ में आ रही है? डेटा का एनालिसिस करेगा, उसके बाद कंक्लूजन निकालेगा, फाइंडिंग निकालेगा। सबके आधार पे कितने प्रतिशत गार्जियन कहते हैं कि यहाँ पे सुविधाओं का अभाव है? नहीं, आप सुनते हैं 35%, 25% टीचर ने कहा कि सुविधाओं की कमी नहीं है। इस तरह से डेटा की फाइंडिंग होती है। आगे मनोज सजेशंस लिखेगा कि मनोज की राय में क्या चल रहा है, सुझाव क्या है मनोज का, और मनोज अपनी लिमिटेशन भी बताएगा कि मनोज को और कितना कम टाइम था, कितने पैसे की कमी थी, बहुत सारी चीज़ों के लिए, और कितने बड़े व्यापक स्तर पे इस स्टडी की ज़रूरत है। सिर्फ एक स्कूल पे स्टडी से आप पूरे भारत पे वो नियम लागू नहीं कर सकते। तो ये था मनोज का स्टडी, समझ रहे हैं? और उसके बाद मनोज एक रिपोर्ट तैयार करेगा। आप अपने फाइंडिंग, कंक्लूजन के और रिकमेंडेशन को रिपोर्ट में शामिल करेगा, ठीक है? इस तरह से उसकी पीएचडी तैयार हो जाएगी। वो थीसिस लिख करके जमा करेगा और उसका इंटरव्यू होगा। एक दूसरे उदाहरण से, सिमरन के उदाहरण से समझते हैं। समझे सिमरन के उदाहरण? मनोज वाला समझ में आया? ऐसे होता है पीएचडी। अब सिमरन के उदाहरण से समझेंगे। मैं प्राचीन से न्यू टॉपिक पे भी आऊंगा जो आज कंटेम्परेरी चल रहा है। सिमरन का उदाहरण ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य पर स्वच्छता कार्यक्रम का प्रभाव। सिमरन का ये टॉपिक था। सिमरन ने इस टाइटल को चुना और रिसर्च टॉपिक चुना। सिमरन ने अपने पीएचडी के लिए महत्वपूर्ण रिसर्च टॉपिक चुना है, ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य पर स्वच्छता कार्यक्रम का प्रभाव। वो जानना चाहती क्या है। आगे आइए। तो आप जानते हैं लिटरेचर रिव्यू तो समझ में आ गया। उससे जुड़ा हुआ सारा लिटरेचर उसने पढ़ा, आर्टिकल पढ़ा, रिसर्च पेपर पढ़ा। आगे बढ़िए। ये बात समझ में आई आपको? रिसर्च गैप देखा, क्वेश्चन तैयार किया, देखा किन लोगों ने किन किन पहलुओं को छोड़ा है, और यहीं पे उसने यूनिकनेस ढूंढी, जिस पे मैं जोर दे रहा हूं। यूनिकनेस आएगी लिटरेचर रिव्यू से। लिटरेचर रिव्यू ही तुमको स्पेशल बनाएगा। यूनिकनेस उसने ढूंढा और देखा। लिटरेचर रिव्यू के आधार पर सिमरन ने रिसर्च गैप पहचाना। उसने पाया कि किसी भी शोध में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि स्वच्छता कार्यक्रमों ने महिलाओं के स्वास्थ्य पर कैसे और कितना असर डाला है। इसके आधार पर उसने रिसर्च क्वेश्चन तैयार किया। क्या स्वच्छता कार्यक्रमों के बाद महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है? ये प्रश्न है। क्या ग्रामीण महिलाएं इनके कार्यक्रमों के लाभान्वित हो रही है? उसके बाद उसने हाइपोथेसिस बनाया, और हाइपोथेसिस उसका है स्वच्छता कार्यक्रमों के बावजूद ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं के कारण इन कार्यक्रमों का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। रिसर्च डिजाइन और मेथोडोलॉजी को उसने इसमें अप्लाई किया। मिक्स्ड रिसर्च मेथड, रिसर्च डिजाइन लागू किया, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों। और उसने 3 राज्यों के 5 गांव का चयन किया और 200 महिलाओं का सर्वेक्षण करके और 30 महिलाओं के साथ गहरे इंटरव्यू करने का निर्णय लिया। तो दोनों आधार पे उसने किया। आगे आइए। डेटा कलेक्शन किया। इस आधार पे डेटा कलेक्शन के बाद आपको पता है डेटा एनालिसिस करते हैं। डेटा एनालिसिस का 2 माध्यम है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है। आगे आइए। थ्योरी डेवलपमेंट।
अगर आपको लगता है कि हमने जो रिसर्च किया है वो बिल्कुल बहुत अच्छा है और बहुत स्पेशल किया है, यूनिक किया है, डिफरेंट किया है और कुछ थ्योरी बन रही है, तो थ्योरी आप बना सकते हैं। जैसे इन्होंने, सिमरन ने एक नई थ्योरी विकसित की, अगर संभव है, सोशल बैरियर टू इफेक्टिव सैनिटेशन प्रोग्राम, जिसमें बताया कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक किस प्रकार स्वच्छता कार्यक्रमों की सफलता को प्रभावित करते हैं। इसने थ्योरी दे दी बाज़ाब्ते। आप थ्योरी पढ़ते हैं ना साइंटिस्ट की, अगर ये चीज़ अप्रूव हो गई तो ये थ्योरी बन जाएगी। स्टेप 9 कंक्लूजन एंड फाइंडिंग आ गया, ये सजेशन एंड लिमिटेशन जैसा कि आप जान रहे हैं। और उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग, पूरी थीसिस आपका लिखना है और उसको प्रेजेंट करना है स्पेशलिस्ट के पास। थीसिस डिफेंस में आपको खुद वहाँ पे वाइवा में रहना होता है और आपसे ये सवाल किया जाएगा कि यूनिकनेस क्या है, आपने जो ये काम किया है किसी की चोरी तो नहीं की है, क्या खास बात है। मैं आपको ये बताऊं कि हिंदी पट्टी जो हमारी है, पूरा हिंदी रीजन, इसमें मतलब एजुकेशन का या पीएचडी का आउटपुट तो है, आउटकम कम नहीं है। एक चीज होता है आउटपुट वर्सेस आउटकम। इसको मैं एक दूसरे उदाहरण से समझा दूं कि सपोज आईआईटी कानपुर से एक लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है और एक लड़का हमारे देहरादून से इंजीनियरिंग कर रहा है किसी कॉलेज से। बीटेक की डिग्री दोनों की बराबर है, बीटेक की डिग्री, लेकिन आउटपुट भी बराबर है, दोनों बीटेक है, आउटकम में डिफरेंस है। नौकरी किसको मिलेगी? स्पॉन्टेनियसली तुम्हें पता है, तो नौकरी आपको आउटकम पे मिलेगी। जब तक आपके अंदर स्किल नहीं होगा, क्वालिटी नहीं होगी, तो थीसिस डिफेंस में आपको वही यूनिकनेस आपको बताना पड़ेगा, आपने कैसे कैसे स्टडी किया, आपको अपने डिफेंस में वहाँ पे रहना पड़ेगा, इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल अभी मेरे पास 3 और हैं, ये तीसरा चल रहा है। मैं चाहता हूँ एग्जाम्पल से ही आपका क्लियर हो जाए पूरा रिसर्च। अब रोहित का उदाहरण, शहरी क्षेत्रों में युवा बेरोजगारी के कारण और इसके सामाजिक प्रभाव। शहरी क्षेत्र में युवा बेरोजगारी काफ़ी है, इसका क्या कारण है और प्रभाव क्या है, इसको जानने की कोशिश कर रहा है रोहित ने अपना टॉपिक ये सुना, रिसर्च टॉपिक। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। लिटरेचर रिव्यू किया, पढ़ा लिखा खूब उसके बारे में, शहर के बारे में। ये बेरोजगार युवा भटक क्यों रहे हैं, बीए कर करके, एमए कर करके, ये रोहित जानने की कोशिश कर रहा है। अब रोहित ने इतना पढ़ लिया कि उसको समझ में आ गया। अब उसने रिसर्च गैप ढूंढा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिसर्च गैप एंड क्वेश्चन तैयार करना। लिटरेचर रिव्यू के आधार पर रोहित ने रिसर्च गैप की पहचान की। उसने पाया कि शहरी क्षेत्रों में युवा बेरोजगारी के सामाजिक प्रभाव पर बहुत कम रिसर्च की गई है। उसने अपने रिसर्च क्वेश्चन तैयार किए, शहरी युवा बेरोजगार का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी का युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, बेरोजगारी के कारण शहरी परिवारों और समाज में क्या बदलाव आया है। उसके बाद हाइपोथेसिस बनाता है, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी के मुख्य कारण कौशल की कमी और अवसरों की अनुपलब्धता। आगे आइए, रिसर्च डिजाइन और मेथोडोलॉजी में उन्होंने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन को चुना और मिक्स्ड मेथड को अपनाया, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, और 3 बड़े शहरों जिसमें 300 बेरोजगार युवाओं का सर्वे किया और 50 युवाओं के साथ गहन अध्ययन किया। इंटरव्यू मेथड के बाद साथ साथ केस स्टडी मेथड भी ले सकते हैं। डेटा कलेक्शन किया, उस आधार पे आगे आ जाइए, डेटा एनालिसिस किया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? डेटा एनालिसिस का तरीका मैंने बताया था आपको। उसके बाद थ्योरी डेवलपमेंट, यदि संभव है, उसको लग रहा है कि उसने कुछ स्पेशल काम किया है, तो क्या करेगा? थ्योरी बनाएगा। उसकी फाइंडिंग में थ्योरी बन रही है, तो उसने थ्योरी विकसित की, अर्बन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डिसइंटीग्रेशन, जिसमें बताया कि कैसे बेरोजगारी युवाओं को समाज से अलगाव की ओर धकेल रही है और सामाजिक ताने बाने को कमज़ोर कर रही है। स्टेप 9 में कंक्लूजन, फाइंडिंग, सजेशन एंड लिमिटेशन उसकी सेम है। और रिपोर्ट राइटिंग यानी थीसिस लिखना, उसके बाद थीसिस का डिफेंस, सामने हाजिर हो, आप बताओ कि आपने ये कैसे किया काम, चोरी तो नहीं की। आपको आउटकम देना है अपनी जिंदगी में, आउटपुट देना है, आउटकम। आउटकम एक बार जोर से बोलो। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आउटकम आना चाहिए। क्या आना चाहिए?
जैसे बीए तो यहाँ भी कर रहे हैं लोग, अमेरिका में भी कर रहे हैं, वहाँ करते करते पता है आपको $500 कमाते हो पर मंथ। $500 का मतलब आप जोड़ के देख लीजिएगा एक बार। चौथा एग्जाम्पल, इसको आप समझ लीजिए, राहुल का उदाहरण, वर्क फ्रॉम होम का युवा कर्मचारियों की उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, ये मोस्ट कंटेम्पररी है। वर्क फ्रॉम होम सुना है ना आप लोगों ने, ये कोरोना काल से ये टर्म काफ़ी मशहूर हुआ। युवा कर्मचारियों की उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये मैं इसके बाद भी एक है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इतना ही रहने देता हूँ। बार बार लोग घड़ी पे देख रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि रुक जाऊँ, क्योंकि मैं स्टेप 1 रिसर्च टॉपिक चुनना, ठीक है। अब रिसर्च टॉपिक, राहुल एक पीएचडी का छात्र है, ये राहुल एकदम प्योर छात्र है पीएचडी का। महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम के अनुभव से गुजरा। उसने देखा कि कुछ लोग इस नए तरीके से खुश थे, जबकि कई लोग तनाव और उत्पादकता में गिरावट की शिकार कर रहे थे शिकायत। राहुल ने सोचा वर्क फ्रॉम होम वास्तव में लोगों की मानसिकता और उत्पादकता को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसी विचार ने उसे अपने पीएचडी के लिए एक बेहद प्रासंगिक विषय चुनने के लिए प्रेरित किया, वर्क फ्रॉम होम का युवा कर्मचारियों की उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। राहुल की बात से एक और चीज समझ में आती है कि एकदम रटा रटाया ट्रेडिशनल टॉपिक जैसे तैसे अपना देखो सामने हो क्या रहा है समाज में, और वहां से टॉपिक चुनो, आगे आओ। लिटरेचर रिव्यू किया, इसमें कम स्टडी हुए होंगे। राहुल ने वर्क फ्रॉम होम पे पिछले अध्ययन का अध्ययन किया। उसने पाया कि अधिकांश अध्ययनों केवल आर्थिक पहलू, कॉर्पोरेट जगत में तो इसका स्टडी हुआ, लेकिन बाकी इधर एकेडमिक लेवल पे कोई स्टडी नहीं है। तो रिसर्च गैप काफ़ी था। वो देख रहे हैं कि ये इस काम को करने के तरीके का मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव का पर्याप्त अध्ययन नहीं किया गया है। ये एक बड़ा रिसर्च गैप था इसमें, ठीक है भाई। कॉर्पोरेट दुनिया को क्या चाहिए, मुझे काम चाहिए। अगर घर में रह के काम हो रहा है, लेकिन घर में रह के बंदा तो परेशान भी हो रहा है ना, टेंशन है कि घर से बाहर नहीं निकल रहा है, तनाव में आ रहा है। लेकिन इसको तो कॉर्पोरेट दुनिया को इससे मतलब नहीं है, उसको तो प्रोडक्टिविटी चाहिए। उसने देखा कि राहुल तो ऑफिस में 8 घंटा कर रहा है, ऑफिस से घर में उससे 12 घंटा करवा ले, ऐसा करते हैं वो, और ऑफिस का भी रेंट बच रहा है, तो वो तो उस पर स्टडी करवा रहे, इस पे नहीं करवा रहे। रिसर्च गैप और क्वेश्चन तैयार करना, तो उन्होंने रिसर्च गैप किया, क्वेश्चन तैयार किया, वर्क फ्रॉम होम के कौन से पहलू युवा कर्मचारियों की उत्पादकता को प्रभावित कर रहे हैं, क्या ये काम करने का तरीका मानसिक तनाव या अवसाद का कारण बन रहा है, क्या इस काम करने के तरीके के सकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे कि काम और जीवन के बीच संतुलन, वो जो बिगाड़ रहा है वर्क फ्रॉम होम। हाइपोथेसिस बनाया उन्होंने, वर्क फ्रॉम होम के दौरान काम और जीवन की सीमाओं के धुंधलेपन के कारण युवा कर्मचारियों की उत्पादकता में कमी, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ पे गैप हो जाता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच मीटिंग नहीं हो पाती है, कलीग्स के बीच वर्क फ्रॉम होम में, तो कन्फ्यूजन रहता है, पता ही नहीं चलता है, प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। रिसर्च डिज़ाइन और मेथोडोलॉजी तय किया उन्होंने, मिक्स्ड मेथड रिसर्च डिज़ाइन, 300 युवा कर्मचारियों का सर्वेक्षण करना और 30 कर्मचारियों के साथ गहरे इंटरव्यू करने का निर्णय लिया, और इस दौरान मापदंड तय किए जैसे कि काम के घंटे, तनाव के स्तर, ये सारी चीज़ें, और उत्पादकता। डेटा कलेक्शन उसके आधार पे किया। आगे आइए, डेटा एनालिसिस हो गया, ये तो समझ रहे हैं, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और थ्योरी डेवलपमेंट, यदि संभव है, आपको लगता है कि आपने बिल्कुल अलग किया, ये एरिया बिल्कुल अलग है अभी, तो आप एक थ्योरी डेवलप कर सकते हैं। राहुल ने अपने निष्कर्षों के आधार पर एक थ्योरी विकसित किया, ब्लरिंग बाउंड्रीज थ्योरी, जिसमें उसने बताया कि वर्क फ्रॉम होम के दौरान काम और व्यक्तिगत जीवन की सीमाओं का धुंधलापन कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता को प्रभावित करती है। कंक्लूजन एंड फाइंडिंग, ठीक है, सजेशंस एंड लिमिटेशन, रिपोर्ट राइटिंग, थेसिस, और उसके बाद थेसिस डिफेंस। तो ये था और कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन है। और एक राधिका का है, पर मैं इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। राधिका का भी उदाहरण उसी तरह से है, सेम है। एआई जनरेटेड कंटेंट का युवाओं के ऑनलाइन विश्वास पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये 4 जो रिसर्च
स्कॉलर थे जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में स्टडी किया और जो मेथड अप्लाई किया, मिक्स मेथड, किसी ने डिस्क्रिप्टिव मेथड अप्लाई किया, किसी ने मिक्स मेथड, एक था प्योर क्वालिटेटिव मेथड अप्लाई किया। मैंने हर मेथड को यहाँ पे इम्पोज करके आपको दिखाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। अगर किसी भी छात्र का कोई सवाल है तो वो सर से पूछ सकता है किसी का कोई क्वेश्चन? बच्चे अगर कोई भी छात्र जितना भी सर ने अभी बताया है या रिसर्च से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहता है तो इसीलिए तो मैं फास्ट फॉरवर्ड क्यों, फिर भी टाइम तो लग ही गया। मेरा नाम साक्षी गठत है और मैं एमए थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी की छात्र हूँ। सर मेरा आपसे एक प्रश्न है कि संग्रहण की चुनौतियों के दौरान यदि डेटा कलेक्शन में अगर हमें किसी की गोपनीयता के दौरान कोई समस्या आ रही है तो हम उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं? यद्यपि मुझे कोई ऐसा डेटा चाहिए जो कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक से कि वो गोपनीयता के अंतर्गत आ रहा है, तो मैं उसको कैसे हैंडल कर सकती हूँ? बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपका। और देखिए, गोपनीयता से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसमें मोरालिटी का ख्याल रखा जाए, सामने वाले का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सामने वाले को कॉन्फिडेंस में लेंगे, देखिए इंटरव्यू एक टेक्निक है। मैडम बोल रही थी स्किल, मैंने स्किल की बात की। अगर आपके अंदर स्किल है तो इंटरव्यूअर सामने वाले से कोई भी सवाल का जवाब अपने अंदाज में ले सकता है और किसी भी तरीके से ले सकता है, बिना सवाल किए हुए भी ले सकता है। आप उसके ऐसे दोस्त बन जाओ, ठीक है। और लेकिन सही में एक रिसर्चर को दोस्त ही बन करके रहना है, अनबिलीवेबल नहीं बनना है। ऐसा नहीं कि कोई डेटा आप लिया फिर पूरी दुनिया में बता दिए। तो आपको क्या करना है, उसके सेक्रेट फ्रेंड बन करके उससे डेटा लेना है, पहले विश्वास प्राप्त करना है, नैतिकता का आपको ख्याल रखना है। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न।